द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम अडानी समूह से जुड़ी उस हालिया उथल-पुथल पर चर्चा करेंगे जिसकी जड़ें संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्वतखोरी, गुप्त कोडवर्ड और अंतर्राष्ट्रीय जांच तक शामिल हैं। बिल्कुल। और मामला बहुत गंभीर है। मतलब स्रोत सामग्री से पता चलता है कि अमेरिकी निवेशकों से जो फंड जुटाया गया था उसका इस्तेमाल कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया। और इसी वजह से अमेरिकी न्याय विभाग ने न केवल एक बड़ी जांच शुरू की है बल्कि समूह के जो टॉप अधिकारी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिए हैं। और देखिए, यही हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय प्रश्न है कि अडानी समूह पर लगे अमेरिकी रिश्वतखोरी के आरोपों की असलियत क्या है। क्या ये ठोस सबूतों पर आधारित एक सीधा साधा कानूनी मामला है जो कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? मेरा मानना तो यही है कि सबूत अकाट्य हैं और ये जो अमेरिकी कानूनी कार्रवाई है ये समूह के लिए एक स्पष्ट और गंभीर खतरा है। और मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि ये मामला भू राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जटिलताओं से कहीं ज्यादा भरा हुआ है। इसे सिर्फ एक कानूनी केस की तरह देखना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी भूल होगी, और इसके जो परिणाम हैं वो उतने निश्चित नहीं हैं जितने पहली नजर में लगते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मतलब ये मामला सिर्फ हवा में तो नहीं बना। इसकी नींव सितंबर 2022 में रखी गई जब अडानी ग्रीन और अजूर पावर ने अमेरिकी निवेशकों से 575 मिलियन डॉलर जुटाए। और ये कोई सामान्य निवेश नहीं था। उन्होंने निवेशकों को बाकायदा लिखित में आश्वासन दिया था कि इन पैसों का इस्तेमाल किसी भी तरह की रिश्वतखोरी के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक कानूनी वादा था। हाँ, और यहीं से अमेरिकी कानून की जो भूमिका है वो शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब अमेरिकी सरकार को एक टिप मिली कि इन पैसों का इस्तेमाल ठीक उसी काम के लिए हो रहा है जिसके लिए मना किया गया था, तो वो हरकत में आ गए। और इस मामले में जो निर्णायक मोड़ आया वो था 17 मार्च 2023। अडानी ग्रीन के डायरेक्टर सागर अडानी अमेरिका पहुंचे और अधिकारियों ने उनका फोन जब्त कर लिया। और उस फोन से जो सबूत मिले हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे हैं। व्हाट्सएप संदेश जिसमें रिश्वत के लेन देन के लिए नुमेरो उनो और द बिग बैन जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये सिर्फ बातचीत नहीं थी फोन में, मतलब पूरी डिटेल्ड फाइलें भी थीं। एक फाइल में तो ये तक लिखा था कि 2.3 गीगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स के लिए 30 लाख रुपए प्रति मेगावाट की घूस दी गई। ये बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी है। और ये मामला सिर्फ एक राज्य या एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है जैसा कि स्रोत बताता है। सही कहा। स्रोत के अनुसार उड़ीसा में 500 मेगावाट के पावर एग्रीमेंट और आंध्र प्रदेश में 7000 मेगावाट के एक विशाल सौदे के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को 1600 करोड़ रुपए की भारी भरकम रिश्वत दी गई। इन्हीं सब सबूतों का आधार बनाकर ही नवंबर 2024 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। तो जब मैं कहता हूं कि ये एक सीधा और गंभीर खतरा है, तो मेरा मतलब है कि ये एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड केस है जिसमें बहुत गंभीर सजा का प्रावधान है। 20 से 25 साल तक की जेल, अरबों डॉलर का जुर्माना और अमेरिकी बाजारों से स्थायी प्रतिबंध। यह समूह के लिए एक साफ खतरा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो आरोप आपने बताए हैं वे बेहद गंभीर हैं और सबूत भी पहली नज़र में चौंकाने वाले लगते हैं। लेकिन हमें उनकी जो तत्काल प्रवर्तनीयता है, मतलब उन्हें लागू करने की जो क्षमता है, उस पर सवाल उठाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती अधिकार क्षेत्र की है, मतलब जुरिस्डिक्शन की। जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं वो भारत में हैं, अमेरिका में नहीं। अमेरिकी कानून न्यूयॉर्क की सड़कों पर तो लागू हो सकता है, लेकिन दिल्ली या अहमदाबाद में नहीं। अमेरिका उन पर सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस सीधे मुंबई जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उन्हें स्थानीय पुलिस के सहयोग की जरूरत होती है। यहाँ तो दो अलग अलग देश हैं, तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अधिकार क्षेत्र का मामला है? यह अमेरिकी कानून के एक बहुत ही शक्तिशाली अधिनियम का उल्लंघन है। आप शायद फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी FCPA की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कोई सामान्य कानून नहीं है। यह अमेरिकी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी FCPA का सीधा उल्लंघन है। ये कानून अमेरिकी कंपनियों और बाजारों को दुनिया भर में रिश्वतखोरी से रोकता है और इसकी पहुंच बहुत दूर तक है।
क्योंकि अडानी समूह ने अमेरिकी निवेशकों से पैसा उठाया और अमेरिकी बाजारों का इस्तेमाल किया, वे सीधे सीधे इसके दायरे में आ गए। तो ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, ये एक कानूनी जाल है जिसमें वे फंस चुके हैं। मैं एफसीपीए की ताकत को कम नहीं आंक रही, लेकिन कानून की ताकत उसकी जमीनी हकीकत पर भी तो निर्भर करती है। इस मामले में राजनीतिक एंगल को नजरअंदाज करना मतलब नामुमकिन है। स्रोत बताता है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने चुनावी वादे में रिश्वतखोरी विरोधी कानून को हटाने तक की बात की थी, जिससे निवेशकों को कुछ राहत भी मिली थी। तो ये हमें दिखाता है कि यह मामला राजनीतिक हवा के रुख पर कितना निर्भर करता है। और अब जो हो रहा है वो और भी दिलचस्प है। अमेरिकी SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भारतीय सरकार को बाईपास करके सीधे ईमेल के जरिए समन भेज रहा है। ये उनकी कानूनी सफलता का संकेत नहीं है, ये उनकी हताशा और भारतीय अधिकारियों से सहयोग पाने में आ रही मुश्किलों को दिखाता है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे हताशा के बजाय एक दृढ़ संकल्प के रूप में देखता हूं। वो ये संदेश दे रहे हैं कि वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आप सागर अडानी के फोन से मिले सबूत और अज्यूर पावर के एग्जीक्यूटिव रुपेश अग्रवाल की पीपीटी को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? स्रोत के अनुसार उस पीपीटी में साफ साफ बताया गया है कि रिश्वत के पैसों को डेवलपमेंट फी के रूप में कैसे दिखाया गया है। ये महज परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं, ये तो अपराध का पूरा ब्लूप्रिंट है। न्यूयॉर्क की अदालत ने नवंबर 2024 में गिरफ्तारी वारंट यूं ही जारी नहीं कर दिए, वे एक ठोस कानूनी आधार पर काम कर रहे हैं। देखिए, कानूनी आधार का ठोस होना एक बात है और उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लागू कर पाना वो बिल्कुल दूसरी। एक विदेशी नागरिक के पर्सनल डिवाइस से, जो कि एक संप्रभु देश में जब्त किया गया हो, उससे मिले सबूतों की कानूनी वैधता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा जटिल होती है। असली परीक्षा सबूतों का होना नहीं है, बल्कि दूसरे देश की न्याय प्रणाली में उनकी स्वीकार्यता है। और यहीं पर SEC का वो ईमेल समन वाला कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जो रिक्वेस्ट है वो एक सरकार से दूसरी सरकार को जाती है, जिसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी कहते हैं। ये एक औपचारिक और डिप्लोमैटिक प्रक्रिया है। जब SEC को इस रास्ते को छोड़कर सीधे ईमेल का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो औपचारिक रास्ता या तो काम नहीं कर रहा या बहुत धीमा है। ये ताकत नहीं, बल्कि एक तरह से बेबसी का संकेत है कि उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन ये इस मामले की गंभीरता को कम नहीं करता। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। फिर भी ये अमेरिकी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखा हुआ है, जिन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि उनके पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए नहीं किया जाएगा। और यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि दो अलग अलग अमेरिकी एजेंसियां काम कर रही हैं। SEC जो निवेशकों की रक्षा करती है, वो सिर्फ वित्तीय जुर्माने लगा सकती है या कंपनी को अमेरिकी बाजारों से बैन कर सकती है, लेकिन जो न्याय विभाग है, जो यहाँ क्रिमिनल केस देख रहा है, वो लोगों को जेल भेज सकता है। इसीलिए ये गिरफ्तारी वारंट्स इतने गंभीर हैं और बाजार इस खतरे को समझ रहा है। अडानी ग्रीन के शेयरों में 15% की गिरावट और समूह के बाकी शेयरों में औसतन 12.5% की गिरावट सिर्फ एक खबर पर रिएक्शन नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि निवेशक इसे एक वास्तविक वित्तीय और कानूनी खतरे के रूप में देख रहे हैं। आप बाजार की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, पर क्या बाजार की ये प्रतिक्रिया भू राजनीतिक अनिश्चितता के बारे में ज्यादा नहीं है, बजाय इसके कि किसी को सच में 25 साल की जेल होगी? इस कानूनी कार्रवाई के समय पर विचार कीजिए। स्रोत खुद इस संभावना का जिक्र करता है कि अमेरिका इस मामले का इस्तेमाल भारत पर व्यापार टैरिफ के लिए दबाव बनाने के एक जियोपॉलिटिकल हथियार के रूप में कर रहा है। ये कोई नई रणनीति नहीं है। सरकार के करीबी माने जाने वाले एक बड़े कॉरपोरेट समूह को निशाना बनाना पूरी सरकार को एक संदेश देने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसलिए ये मामला भू राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक कानूनी उपकरण ज्यादा लगता है। इसका अंतिम परिणाम शायद 25 साल की जेल की सजा के बजाय पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक समझौता हो, खासकर जब आरोपी अमेरिकी धरती पर मौजूद ही नहीं है। अगर असली मकसद भारत पर दबाव बनाना है, तो एक गिरफ्तारी वारंट भले ही लागू न हो, अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश तो भेजता ही है। नहीं हूं, क्योंकि ये अमेरिकी न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता को बहुत कम आंकता है। वो सिर्फ विदेश नीति के मोहरे नहीं है। और अगर हम एक पल के लिए जियोपॉलिटिकल एंगल को अलग भी रख दें,
तो भी कंपनी को जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका है, प्रतिष्ठा का नुकसान। किसी भी वैश्विक कंपनी के लिए अमेरिकी पूंजी बाजारों तक पहुंच एक लाइफलाइन की तरह होती है। अब वो पहुंच खतरे में है। एसईसी की जांच निवेशकों के मन में एक भारी अनिश्चितता पैदा करती है। यह सिर्फ जेल जाने या ना जाने का मामला नहीं है, यह कंपनी की ग्लोबल स्तर पर काम करने, फंड जुटाने और विस्तार करने की क्षमता पर सीधा हमला है। पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, फिर न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला और अब यह समन। यह एक पैटर्न दिखाता है जिसे कोई भी गंभीर निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकता। इससे कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ता है, कर्ज लेना महंगा हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां मुश्किल हो जाती हैं। ये एक बहुत ही ठोस तर्क है और मैं प्रतिष्ठा के नुकसान वाले पहलू से सहमत हूँ। लेकिन क्या आपने अडानी समूह जैसे बड़े और घरेलू स्तर पर शक्तिशाली समूहों के लचीलेपन पर विचार किया है? शेयरों में गिरावट अक्सर अनिश्चितता पर एक तात्कालिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कंपनी का जो लॉन्ग टर्म अस्तित्व है वो उसके घरेलू संचालन, घरेलू बाजार और सबसे महत्वपूर्ण उसके राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करता है। जब तक भारतीय सरकार पूरी तरह से सहयोग करने का फैसला नहीं करती, अमेरिका से आने वाला सीधा कानूनी खतरा सीमित ही रहेगा। ये संकट महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक घातक झटका होने के बजाय एक मैनेजेबल क्राइसिस भी हो सकता है। असली सवाल ये है कि भारत अमेरिकी दबाव पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वे सहयोग करते हैं या वे इसे अपनी संप्रभुता पर हमले के रूप में देखते हैं और अपने कॉर्पोरेट चैंपियन का बचाव करते हैं? अंतिम परिणाम इसी पर निर्भर करेगा, न कि सिर्फ अमेरिकी अभियोजकों की इच्छा और उनके सबूतों की फाइलों पर। लेकिन इस मैनेजेबल क्राइसिस की कीमत क्या होगी? भले ही कोई जेल ना जाए, अगर कंपनी को अरबों डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है या उसे अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट दिया जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होगी। और ये खतरनाक मिसाल भी कायम करता है। अगर वे इस बार बच भी गए तो भविष्य में अमेरिकी बाजारों से पैसा जुटाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कोई निवेशक ऐसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा जिस पर अमेरिकी न्याय विभाग की तलवार लटक रही हो? ये एक स्थायी दाग है जो आसानी से नहीं धुलेगा। आप भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां अक्सर वर्तमान में जीती हैं और वर्तमान में उनकी प्राथमिकता इस तूफान से बचना है। हो सकता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की अपनी योजनाओं को धीमा कर दें और घरेलू बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया सिर्फ अमेरिका नहीं है। मध्य पूर्व और अन्य जगहों से भी पूंजी के नए स्रोत खुल रहे हैं। तो हाँ, एक बड़ा झटका है, लेकिन क्या ये अंत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये एक रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को मजबूर कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कंपनी का अंत हो। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अगले कुछ कदम क्या होते हैं। तो संक्षेप में कहूं तो मेरे लिए ये मामला बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास विस्तृत सबूत है, व्हाट्सएप चैट से लेकर पीपीटी तक। हमारे पास एक औपचारिक गिरफ्तारी वारंट है जो एक अमेरिकी अदालत ने जारी किया है, और हमारे पास अमेरिकी कानून है जैसे एफसीपीएस जो इस तरह के अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित करते हैं। ये सब मिलकर ये संकेत देते हैं कि अडानी समूह एक गंभीर, वास्तविक और तत्काल कानूनी संकट का सामना कर रहा है। यह उनकी कथित कार्रवाइयों का सीधा परिणाम है और ये उनके नेतृत्व, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक सीधा खतरा है। और मेरे दृष्टिकोण से, जबकि मैं मानती हूं कि आरोप और सबूत अपनी जगह पर हैं, ये पूरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दों और भू राजनीतिक पैंतरेबाजी के घने कोहरे से घिरी हुई है। भारत में बैठे भारतीय नागरिकों पर अपने कानूनों को लागू करने की अमेरिका की जो व्यावहारिक क्षमता है वो बहुत सीमित है। ये बताता है कि अंतिम परिणाम एक सीधे कानूनी फैसले के बजाय कूटनीति, राजनीतिक दबाव और समझौतों से कहीं अधिक प्रेरित हो सकता है। ये कानूनी लड़ाई से ज्यादा एक शक्ति प्रदर्शन का मामला लगता है। निश्चित रूप से ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉर्पोरेट प्रशासन और भू राजनीति के जटिल जाल को उजागर करती है। स्रोत सामग्री एक ऐसी कहानी सामने लाती है जिसकी कई परतें हैं। बिल्कुल, और ये समझना कि ये मुख्य रूप से एक कानूनी लड़ाई है या एक राजनीतिक शतरंज की बिसात, अडानी समूह के लिए इसके पूर्ण प्रभावों को समझने की कुंजी है। इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है और अंतिम परिणाम अभी लिखा जाना बाकी है।